हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टेट और सी टेट के एग्ज़ाम होने वाले हैं और इन एग्ज़ाम में 60 नंबर का सामाजिक विज्ञान आता है। सामाजिक विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन आते हैं और जो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। और इसके बाद यानी यूपी टेट और सी टेट के बाद आपको एक यूपी में एक बड़ी भर्ती भी देखने को मिलेगी। और जो सी टेट के अभ्यर्थी हैं उनके लिए केवीएस एनबीएस में आ रही है भर्ती। तो अगर आपके पास सी टेट नहीं है तब आप केवीएस एनबीएस नहीं दे सकते हैं, ना ही यूपी या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम को दे सकते हैं जिनमें टेट या सुपर टेट प्राइमरी या जूनियर लेवल का मांगा जाता है। तो उसी को अब हम आसान करने जा रहे हैं और हम आपके लिए वही 60 क्वेश्चन लाए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इस चैनल पर हम ऐसी सीरीज चला रहे हैं जो कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन की है सामाजिक विज्ञान के। तब आप वीडियो को पूरा देखें, कहीं भी मिस ना करें और रोज़ाना वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला सवाल है कि कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो रानी चिन्नम्मा ने किया था। अगला है कि मुगल वास्तुकला मिश्रण है किस चीज़ का है? तो फारसी व भारतीय शैलियों का है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी तो 1526 ईस्वी में हुई थी। रोज़ाना इस तरीके की वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। सवाल है कि शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा कि शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान रूप हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत माना जाता है और दांडी यात्रा जो थी वो गांधी जी ने प्रारंभ की थी। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि वह कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन था, एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो वह बेलगाम का अधिवेशन था और जो हुआ था 1924 में। इतना फैक्ट आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे लिए कि विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? तो अकबर ने बढ़ाया। किसने? अकबर, जिनका जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था, अक्टूबर 1542, और या सत्ता पर 1556 में बैठे थे और 1605 तक ये शासक रहे थे। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम औपनिवेशीकरण कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि निम्न में से किस भारतीय साहित्य धरोहर का अर्थ है गुरु के समीप जाकर बैठना? तो यह उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप जाकर बैठना। अगला है कि किस काल में कर प्रथा को विशिष्ट महत्व था? तो महाजनपद काल में था। ठीक है। अगला है कि सूफी संतों के मकबरे को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो दरगाह कहा जाता है। अच्छा, इनके इबादत करने वाली जगह को इबादतगाह कहा जाता है। ईदगाह वह जगह होती है जहां साल में एक बार जब ईद आती है, चाहे वो छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, जहाँ वो नमाज होती है तो उसको ईदगाह कहा जाता है। ठीक। अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाण स्थल है? तो कौन सा है? इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है? तो यह उड़ीसा में है। यानी अशोक ने मौर्य जो शासक थे, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो अशोक थे वो कौन से वंश से आते थे, तब आप कहेंगे कि वो मौर्य वंश से आते थे। और उन्होंने जो कलिंग नाम की बहुत फेमस, बहुत प्रसिद्ध जो उनकी लड़ाई हुई थी कलिंग में, वह वर्तमान में कहाँ है? तो वह उड़ीसा राज्य में है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि वर्ष 2012 निम्नलिखित में से किस प्रकार से लिखा जा सकता है? तो यह AD 2012 लिखा जा सकता है। किस प्रकार से? AD 2012। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि पुरातत्वविदों के अनुसार पुरापाषाण काल में उद्योग स्थल थे, कैसे थे? वे स्थान जहाँ पत्थर पाए जाते थे और मनुष्य औजार बनाते थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा
प्रश्न है कि इनमें से कौन से 2 हड़प्पा कालीन स्थल थे जहां अग्निवेदी के प्रमाण पाए जाते हैं? तो कालीबंगा थे, कालीबंगा और लोथल। अगला है कि महापाषाण मेगालिथ है, कैसा है? तो यह कब्रिस्तान है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महाजनपद काल के दौरान कई तरह का कर वसूलते थे, इनमें से एक था भाग। एक भाग की क्या दर थी? तो 1/6 थी। ठीक, क्या थी? 1/6 थी। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तब मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर लीजिए और आपको किसी भी छोटी बड़े नोटिफिकेशन PDF सारी डिटेल आपको वहाँ मिल जाएगी, आप उसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि जैनवाद के प्रमुख समर्थक निम्नलिखित में वर्ग में से कौन थे? तो जो वैश्य थे वह जैनवाद के प्रमुख समर्थकों में से थे। अगला है कि निम्नलिखित में से किनका विश्वास था कि केवल जो अपने घरों को छोड़ते हैं वे ही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? महावीर एवं बुद्ध के ऐसा विश्वास था उनका। अगला प्रश्न है कि श्रेणियाँ थीं, क्या थीं? तो व्यापारियों के संगठन थे। और ये सारे प्रश्न जो हैं वह NCERT पर बेस्ड हैं, जो कि आपके CTET UP टेट के साथ साथ KBS NBS DSSB में भी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है। अगला है कि समुद्रगुप्त द्वारा निम्नलिखित में से किन शासकों को पराजित किया गया परंतु समर्पण करने के बाद उन्हें शासन करने की अनुमति दे दी गई? तो दक्षिणा पंथ के शासक के साथ ऐसा किया गया। अगला है कि महान ज्योतिर्विद आर्यभट्ट ... के दरबार के सदस्य थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के सदस्य थे। इस खाली स्थान पर चंद्रगुप्त द्वितीय भरा जाएगा। अगला है कि किस राजवंश के शासकों को दक्षिणापथ का भगवान कहा जाता था? तो सातवाहन शासकों, जो राजवंश के शासक थे उनको दक्षिणापथ का भगवान कहा जाता था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 है कि अश्वघोष ने बुद्ध की जीवनी ... बुद्ध चरित निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी? तो जो खाली स्थान है वहाँ पर संस्कृत फिल किया जाएगा और आंसर कुछ इस तरह से होगा कि अश्वघोष ने बुद्ध की जीवनी संस्कृत बुद्ध चरित निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी? तो संस्कृत भाषा में लिखी थी। अगला प्रश्न है कि हनफी और शफी हैं, क्या हैं? तो कानून के विद्वान हैं, वास्तुकला के इस्लामिक विद्वान हैं। तो कानून के इस्लामिक विद्यालय हैं, क्या हैं ये? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 में से एक ऑप्शन आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो ये कानून के इस्लामिक विद्यालय हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि राजा के प्रति सामंतों का मुख्य कर्तव्य था, क्या था? तो सैनिक सहायता उपलब्ध कराना था। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न है कि दिल्ली बाल था, क्या था? तो दिल्ली का एक सिक्का था। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला है, अब सवाल है 28 की दिल्ली एक कुल्हा और जहां पनाह है। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा कि दिल्ली सुल्तानों द्वारा निर्मित नहर है, जो कि कब बनवाया गया था? जो कि 1326 से 1327 में तुगलक ने बनवाया था। अगला प्रश्न है कि यूरोपीय कंपनियों द्वारा भारत में ब्लैक टाउन की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो स्थानीय व्यापारियों के व्यापार पर रोक लगाने हेतु उन्हें किनारे करने के लिए की गई थी। अगला प्रश्न है कि दीवान छिप्पीगर और रंगरेज हैं, क्या हैं? तो यह वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में शामिल व्यक्ति हैं। अगला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी उत्तर पश्चिम पर नियंत्रण सुरक्षित रखना चाहती थी और उसने अफगानिस्तान से युद्ध लड़े। तो इसका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। एशिया में रूस के विस्तार का विरोध करने के लिए ऐसा करना पड़ा। अगला है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो कि 1878 ईस्वी में पारित हुआ था, उसका मतलब वो किस लिए पारित किया गया था? तो ब्रिटिश सरकार के आलोचकों को खामोश करने के लिए पारित किया गया था। ठीक है।
अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 33 है कि खिलाफत आंदोलन जो 1920 में शुरू हुआ था वह तुर्की के खलीफा के प्रति खराब व्यवहार करने के विरुद्ध प्रतिरोध करने के लिए शुरू हुआ था। यानी कि जो तुर्की के खलीफा थे, अंग्रेज़ों द्वारा उनके संग दुर्व्यवहार किया गया, जिस वजह से भारत के जो मुसलमान थे उन्होंने इसके विरोध में भारत में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था और इस खिलाफत आंदोलन के समर्थन में गांधी जी भी थे। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्य रूप से के लिए बंगाल में दीवानी राजस्व का उपयोग किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए बंगाल में दीवानी राजस्व का उपयोग किया गया। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 ईस्वी में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री की स्थापना की। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि एक आधार स्थापित करने के लिए जहां से फैक्टर अपना काम चला सकें। सवाल नंबर 36 है कि भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने की समस्याएं भी हैं। निम्नलिखित में से समस्या कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि यह संकल्पना पश्चिम से ली गई, जहां आधुनिक काल विज्ञान, तर्कना, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नवीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था? तो यह जो था वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या होगा कि सजावटी द्वार। अगला प्रश्न है कि पिएट्रा यानी ड्यूरा थी, क्या था? मतलब तो भवनों को सजाने की शैली थी एक। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा चलाया गया था, वॉरेन हेस्टिंग पर चलाया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल है? तो यह राष्ट्रकूट, पाल, गुज्जर, प्रतिहार। अगला प्रश्न है कि 1720 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया। तो इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों छींट के उपयोग पर पाबंदी लगाने के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कब किया था? तो अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद को केंद्र बनाया गया। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मोहम्मद बिन तुगलक थे, उनका शासनकाल क्या था? तो 1325 से 1351 तक था। अगला प्रश्न है कि तंती, मोमिन और देवंग समुदाय में लगे हुए थे क्या? बुनने के काम में लगे हुए थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया? तो जो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राजस्व सचिव नियुक्त किया गया। अगला है कि 12वीं शताब्दी में कीरा मुखियाओं ने जिस क्षेत्र पर शासन किया वह वर्तमान में कहाँ है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में है। अगला है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 1857 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से 3 विद्यालय स्थापित किए गए? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास तथा बम्बई विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आदिवासी जनजातीय लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। वर्तमान के इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं? तो वाचिक परंपराओं के प्रयोग से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है कि बिदरी क्या था? बिदरी जो था वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि बिदर के दस्तकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ काम। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में
भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। अब इस वीडियो का लास्ट सवाल है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। सवाल है कि निम्नलिखित में से किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया। तो जो विभाजित किया गया था वो अहोम आदिवासी समाज के लोग थे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये 50 क्वेश्चन थे और इस तरीके से हम रोज़ाना 50 क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं और सीटेट यूपीटेट और बाकी वैकेंसी के लिए हम पूरी प्रैक्टिस सेट की सीरीज चला रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के संग शेयर कर लीजिए और बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर लीजिए। और बाकी की छोटी बड़ी नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद, शुक्रिया।